अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा पोलियो वायरस है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली एक नॉन इन्वेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो एक बात बता दूं बच्चों, रेप्लिकेटिव साइकिल हर किसी का नहीं करना होता। गिने चुने एक दो तीन बैक्टीरिया वायरसेस है जिनका आपने रेप्लिकेटिव साइकिल करना है, हर किसी का नहीं करना। ठीक है, लेकिन पोलियो का हम ज़रूर कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा वायरस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलियो को। ठीक है, सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन कि ना ये लिमिटेड होता है सिर्फ प्राइमेट्स तक। ह्यूमंस को अफेक्ट करता है और एप्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा ये नॉन इन्वेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, और इसका इकोसाहेड्रल कैप्सिड होता है। ठीक है, 3 सीरोलॉजिकल टाइप्स है इसकी, जिसके अंदर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 होती है। टाइप 1 जो होती है वो आपकी टाइप 1 की बता दूँ, उसको हम ओ कहते हैं। ठीक है, इसको आप OPV से याद रख सकते हैं, इसकी टाइप्स को OPV। ठीक है, टाइप 1 ओ होती है तो मतलब आउटब्रेक ऑफ पैरालिटिक पोलियो। ठीक है, उसके ज़रिए स्प्रेड होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास P फॉर्म होती है, इसकी टाइप B होती है जो पोटेंट एंटीजेनिक स्ट्रेन होती है। उसके बाद इसकी टाइप 3 होती है, उसको हम कहते हैं वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो होता है वो। ठीक है, वैक्सीन से भी पोलियो हो सकता है। बच्चों, ये एंड पे मैं बताऊंगी सैबिर और सैबिन, इसकी जो वैक्सीन होती हैं उनके ज़रिए कभी ये होता है कि एक होती है जो आपकी किल्ड वैक्सीन होती है, एक होती है अटेन्यूएटेड वैक्सीन। अटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता है कि हम वायरस को नॉन विरुलेंट करके ना फिर एक पेशेंट में इंजेक्ट कर देते हैं। उस वक्त वायरस मरा हुआ नहीं होता, वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना फंक्शन लेस हुआ होता है। उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो फिर उसको किल वगैरह करती हैं, जो भी करती हैं। वो एक्चुअली वो इतनी सेफ़ इसलिए नहीं हम कंसीडर करते क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप जो वायरस एटेन्यूएट करके बॉडी में इंजेक्ट करें किसी के, मे भी उसमें एक सिंगल वायरस एक्टिव रह गया हो, मतलब इन्फेक्टिव एक वायरस जो है ना इन्फेक्टिव रह गया हो, बाकी सारे बेशक एटेन्यूएटेड हो, एक ज़िंदा रह गया हो। एक ज़िंदा वायरस वो आपको पोलियो करवा सकता है। ठीक है, तो वो एक इसलिए जो है ना वो थोड़ी सी ना अनसेफ साइड पे हम आ जाते हैं, उस वैक्सीन की वजह से भी पोलियो हो सकता है। इसको हम कहते हैं टाइप 3। ठीक है, 3 सीरोलॉजिकल टाइप्स हैं। उसके बाद ये कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ फ्रॉम ऑल 3 टाइप। जब हमने प्रोटेक्शन देनी है, वैक्सीन देनी है, तो तीनों टाइप्स के अगेंस्ट वैक्सीन देनी पड़ती है हमें, तो कोई भी टाइप्स आपको अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद हम इसके रेप्लिकेटिव साइकिल भी आ रहे हैं। रेप्लिकेटिव साइकिल में क्या होता है कि ना ये जो आपकी वायरस है वो इंटरेक्ट करता है आपके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के ऊपर, बाइंड करता है। सेल के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करके एंटर हो जाता है सेल के अंदर जाता है। तो जो जीनोमिक DNA जो होता है ना इसका, वो एक्ट एज मैसेंजर RNA। ठीक है, वो मैसेंजर RNA के तौर पे एक्ट करता है। वो ट्रांसलेट करता है एक बहुत लंबा सारा पेप्टाइड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉन कैप्सिड वायरल प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि RNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है प्रोजेंसी RNA जीनोम। ठीक है, जो आगे पेरेंट RNA जीनोम है ना, प्रोजेंसी जो आगे जो नए वायरसेस बने उनमें ट्रांसमिट होना है, देन RNA पॉलीमरेज वो सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ये जो नॉन कैप्सिड वायरल प्रोटीन्स है ना, ये बनेगी पहले, फिर ये RNA जीनोम वाली बनेगी। उसके बाद जीनोम रेप्लिकेट बाय सिंथेसिस ऑफ कम्प्लीमेंट्री नेगेटिव स्ट्रैंड। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। उसके बाद ये कि पॉजिटिव स्ट्रैंड बनेगा, देन उसका ऑपोजिट, पहले नेगेटिव स्ट्रैंड बनाना, फिर उसका ऑपोजिट पॉजिटिव स्ट्रैंड बनेगा, और वो फिर फंक्शन एज अ मैसेंजर RNA टू फॉर्म वायरल प्रोटीन्स। वो ऐसे एज अ मैसेंजर RNA काम करेगा और वायरल प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है, वो आगे कोट कर लेंगी, कोटिंग विद कैप्सिड प्रोटीन्स एंड रिलीज अपॉन डेथ। जब डेथ होगी फिर सेल की डेथ हो जाएगी और वायरसेस रिलीज़ हो जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। उसके बाद ये कि नेक्स्ट ट्रांसमिशन आ जाती है, फीका ओरल रूट के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। उसके बाद पैथोजेनेसिस आ जाती है। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया फीको ओरल रूट से, तो सबसे पहले आपके ओरोफेरिंक्स में ही इसकी एंट्री होगी ना, तो सबसे पहले रेप्लिकेट करेगा ओरोफेरिंक्स में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्पेशली लिम्फॉइड टिश्यूज़ के अंदर आपके उनमें रेप्लिकेट करेगा। उसके बाद वायरस स्प्रेड करेगा वाया ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए स्प्रेड करना शुरू कर देगा आपकी बॉडी के अंदर, और 1 in 200 पीपल इन इट एंटर CNS। बहुत कम लोगों में CNS तक जाता है रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो के ज़रिए। ठीक है, वहाँ पे जाके इसने क्या करना है, न्यूरॉन्स को अफेक्ट करना है।
वैसे CNS में एंटर नहीं होता, लेकिन 1 in 200 पीपल जो है ना वो CNS में एंटर हो सकता है। वहाँ जाके वो न्यूरॉन को अफेक्ट करेगा। वहाँ न्यूरॉन्स को जब अफेक्ट करेगा तो सबसे पहले लोअर मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है ना आपके पैरालिसिस वगैरह की तरफ अंदर जा सकते हैं। और उन लोअर मोटर न्यूरॉन्स की भी स्पेशली सेल बॉडीज़ को, ठीक है। वहाँ पे उसके बाद क्या करना है, इन एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये इफेक्ट करता है लोअर मोटर न्यूरॉन्स को। उसके बाद देखिए इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस रीजन की, और उसकी वजह से क्या होता है, माइलाइटिस हो जाता है। जब इन्फ्लेमेशन होती है ना न्यूरॉन्स की, उसको हम कहते हैं कि उस रीजन की जो इन्फ्लेमेशन है तो उसको हम कहते हैं माइलाइटिस। और पोलियो की वजह से हो रही है तो हम इसको कह देते हैं पोलियो माइलाइटिस, ठीक है। उसके बाद ये कि इसका ट्रीटमेंट उन्होंने कहा कोई एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। उसके बाद ये कि इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या कहती हैं। बच्चों जब शुरू में इफेक्ट करता है ना, सबसे पहले GIT सिम्टम्स आनी शुरू होती हैं, GI सिम्टम्स आती हैं और वो 90% सब क्लिनिकल होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि 90% सब क्लिनिकल रह जाते हैं केसेस, लेकिन 10% जो है वो लिम्फेटिक्स में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। जो लिम्फेटिक में एंटर होंगे ऑब्वियसली लिम्फेटिक से ब्लड में जाएंगे। अब ब्लड से 8%, अब 10% गए थे ना, उस 10% में से 8% क्या कराएंगे, फीवर, हेडेक, मलेज, वॉमिटिंग और अबॉर्टिव पोलियो, इस तरह के जो है ना सिम्टम्स करवाते हैं, ठीक है। लेकिन 2% क्या करते हैं, 2% CNS में पहुंच जाते हैं, ठीक है। CNS में जो पहुंचेंगे ना 2%, उनकी वजह से क्या होगा कि उनमें से भी 1% जो है वो CSF में पाए जाएंगे, जो आपके ब्रेन के सिम्टम्स करवाएंगे, जिसमें मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं, CSF में आपको वायरसेस मिल सकते हैं, नॉन पैरालिटिक पोलियो करवा देते हैं, ठीक है। ये जो 1% CSF में गया, लेकिन लेस देन 1% केसेस में क्या होता है कि वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और अब वो लोअर मोटर न्यूरॉन अफेक्ट होंगे तो मसल जो है ना लिम्स के, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और बंदे को लाइफ टाइम पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर डायाफ्राम अफेक्ट होना शुरू हो जाए, ऑब्वियसली मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स अफेक्ट हो रहे हैं, अगर डायाफ्राम अफेक्ट होता है तो उसकी वजह से स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स अफेक्ट होती हैं, तो उसकी वजह से डायाफ्राम अफेक्ट होगा, बंदे की रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकती है और बंदे को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी, उस बंदे की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा अफेक्ट लोअर मोटर न्यूरॉन इन ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के अंदर भी जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उनको भी इफेक्ट करेगा, तो वो अगर अफेक्ट होंगे तो क्या होगा, आपकी क्रेनियल नर्व्स अफेक्ट होंगी, ठीक है। क्रेनियल नर्व अफेक्ट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बल्बर पोलियोमाइलाइटिस होगा, ठीक है। बल्बर पोलियोमाइलाइटिस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो बंदा ना स्वेलो कर सकेगा, ना सांस ले सकेगा और 50% की तो उनमें से डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 वीक ड्यूरेशन के अंदर सिस्टमिक सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, 2 वीक ड्यूरेशन के अंदर न्यूरल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें होंगी इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वैक्सीनेशंस के बारे में। इसकी 2 टाइप की वैक्सीनेशंस होती हैं। एक होती है कि सैबिन, एक हम साल्ट कहते हैं। सैबिन में क्या होता है कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है सैबिन, ठीक है। इसमें 3 डोजेज़ देते हैं, 95% एफिकेशियस लिक्विड होता है, जो मुंह में नहीं देते, कतरे डालते हैं, पोलियो के कतरे पिलाते हैं, तो वो सैबिन दे रहे होते हैं, वो लाइव अटेन्यूएटेड होती है, ओरल वैक्सीन होती है, ठीक है। ये बोथ आपकी ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इंड्यूस करवाते हैं, IgA IgG प्रोड्यूस करवाते हैं, और ये सस्ती भी काफ़ी होती है, वेरी चीप, ठीक है। इम्यूनिटी पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो उसके अलावा मोर एडवांटेजेस, इसका फ़ायदा भी ज़्यादा है, हर्ड इम्यूनिटी से डेवलप हो जाती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि 1 in 2.5 मिलियन लोगों में कोई एक ऐसा हो सकता है कि एक अलाइव वायरस चला जाए उस किसी बंदे के अंदर, ठीक है। अलाइव वायरस एक भी चला गया तो वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा और विरुलेंट हो सकता है और उस पेशेंट को अफेक्ट करके पोलियो करवा सकता है, ना भी हुआ तो करा देगा। उसके बाद नेवर गिव अ लाइव वैक्सीन टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़। एक पेशेंट है ना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, उसको कभी भी आपने ये वाली सैबिन नहीं देनी, उसको आपने साल्ट देनी है, ठीक है। साल्ट जो होती है वो किल्ड फॉर्म होती है, ठीक है, वो मरा हुआ वायरस होता है। एक डोज़ इसकी 90% एफिकेशियस होती है, 3 डोज इसकी 99% होती हैं, और इसको हम जो है ना कतरों के ज़रिए पिलाते नहीं हैं, इसको हम इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी IgG को सिर्फ एक्टिवेट करती है, IgM को नहीं करती, ये महंगी होती है, कॉस्टली होती है। इम्यूनिटी कॉन्ट पास फ्रॉम पीपल पर्सन टू पर्सन। उसके अलावा ये GIT इन्फेक्शन भी करवा सकती है, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ ये ही दी जाती है, सैबिन ही दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें ख़तरा एक ये है कि एक अलाइव वायरस भी हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ को आपने नहीं देनी है, अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये इसकी थोड़ी सी क्लियर पिक्चर है, पिछली इतनी क्लियर नहीं थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं। किसी ने नोट डाउन करना है तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा दोबारा प्रेजेंट करवा रही हूँ, ठीक है।
ये साबिन आपका, ये सार्क आपका, ठीक है, ये आपका ऐसे, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।